हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे अमित शाह जी के बाद कनाडा और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के निशाने पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जी हां, जिसने सबको चौंका दिया है दोस्तों। खालिस्तानी निज्जर की हत्या में प्रधानमंत्री मोदी का नाम ले लिया गया है। बताएंगे किसने इतनी बड़ी जुर्रत की है। तो वहीं बताएंगे G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पड़ गए जस्टिन ट्रूडो के सामने। उसके बाद क्या रहा पीएम मोदी का रिएक्शन दोस्तों, सारी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां अमित शाह जी के बाद कनाडा और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी खालिस्तानी निज्जर की हत्या में लिया नाम। जी हाँ, कनाडा ने अपनी जमीन पर खालिस्तानियों पर हमले के मामले में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ उंगली उठा दी है दोस्तों। कनाडाई सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि नरेंद्र मोदी को ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और इससे जुड़ी दूसरी साजिशों के बारे में पहले से ही जानकारी थी। कनाडा में भारत के विदेशी हस्तक्षेप अभियानों के खुफिया मूल्यांकन पर काम करने वाले एक वरिष्ठ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी ने यह दावा किया है। ग्लोब एंड मेल की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी ने कहा है कि कनाडाई और अमेरिकी खुफिया ने खालिस्तानी निज्जर हत्या की कार्रवाई का संबंध भारत के गृह मंत्री अमित शाह से जोड़ा है। इस लूप में नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी भी थे। ऐसे में साफ है कि इस सब का नरेंद्र मोदी को भी पता हो सकता है। अधिकारी ने कहा कि कनाडा के पास इसका कोई सबूत नहीं है कि मोदी को इस हत्या के बारे में पता था कि नहीं पता था, लेकिन ये नहीं माना जा सकता है कि भारत में तीन वरिष्ठ राजनीतिक हस्तियों अमित शाह, जयशंकर और अजीत डोभाल ने पीएम मोदी के साथ इन लक्षित हत्याओं पर चर्चा नहीं की होगी। ग्लोब एंड मेल ने अधिकारी की पहचान उजागर नहीं की है जिसने यह दावा किया है। ऐसे में दोस्तों अब इस निज्जर की हत्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी नाम घसीटा जा रहा है, जो एक बार फिर भारत और कनाडा के बीच में संबंध को और भी ज्यादा बिगाड़ता नजर आ रहा है। और उम्मीद जो थोड़ी सी बच भी रही थी कि कनाडा सुधर जाएगा, वो उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी है। और यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि G20 में प्रधानमंत्री मोदी ने जस्टिन ट्रूडो को नजरअंदाज कर दिया। जी हाँ, अनदेखा कर दिया। नहीं हुई कोई द्विपक्षीय वार्ता। दरअसल जैसा कि आपको बताया, भारत और कनाडा के बीच संबंधों में पिछले कुछ महीनों या यूं कहें सालों से तनाव बढ़ा हुआ है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ संबंधों को काफी ज्यादा खराब कर लिया है। शायद यही कारण है कि ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को भारत ने पूरी तरह से अनदेखा कर दिया है। इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सम्मेलन से हटकर दुनिया भर के नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने इन इलाकों से संबंधित तस्वीरें भी साझा की हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात की कोई फोटो सामने नहीं आई है। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें, G20 में हिस्सा लेने के बाद ब्राजील से गुयाना पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी जी, राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान ने लगाया उनको गले। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद गुयाना पहुंच गए और वहां पहुंचते ही गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने उनको गले लगा लिया। इरफान अली ने स्वयं प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की और गुयाना की धरती पर कदम रखते ही जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी अपने 5 दिवसीय विदेशी दौरे के क्रम में आखिरी यात्रा पर गुयाना पहुंचे हैं। इसके बाद वो भारत लौट आएंगे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी गुयाना की संसद की विशेष बैठक को संबोधित किए। इसके अलावा वो दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में कैरेबियाई साझेदार देशों के नेताओं के साथ भी शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि गुयाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस देने का ऐलान किया है। वहीं बारबाडोस भी प्रधानमंत्री मोदी को अपना प्रतिष्ठित मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित करेगा। इससे पहले डोमिनिका ने भी पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर देने की घोषणा की थी, जो हमने आपको बताया था। अफ्रीकी देशों के इस ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी को मिलने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की संख्या 19 हो गई है। ये जानकारी अधिकारियों ने बताया है। प्रधानमंत्री मोदी को अब तक 19 देशों ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया है, जिनमें नाइजीरिया, रशिया, भूटान, फ्रांस, मिस्र, पापुआ न्यू गिनी, फिजी और मालदीव जैसे देश शामिल है। यूएई, सऊदी अरब, फलस्तीन और अफगानिस्तान में भी सम्मानित मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपका कांग्रेचुलेट पीएम मोदी को कहना तो बनता है दोस्तों। कमेंट में भारी मात्रा में कांग्रेचुलेशन मोदी जी अवश्य कह दीजिएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने चीनी समकक्ष से की मुलाकात। रक्षा सहयोग समेत तमाम मुद्दों पर हुई चर्चा। जी हाँ, भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को लाओस के वियनतियाने में चीनी समकक्ष डोंग जून के साथ प्रतिनिधि मंडल की वार्ता की। इस मुलाकात के बारे में रक्षा मंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया एक पोस्ट करते हुए जानकारी दी। इस बार ADMM+ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में लाओस इस बैठक की मेजबानी कर रहा है, जहां यह बैठक लाओस की राजधानी में 10 देशों के आसियान समूह और उसके कुछ वार्ता साझेदारों के सम्मेलन से हुई। चीन के राष्ट्र
अंतर्राष्ट्रीय रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून ने लाओस में 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस के दौरान द्विपक्षीय बैठक के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत किया। अभी और भी बाकी इन्फॉर्मेशन आनी बाकी है, इसीलिए चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सामने लाइक का बटन है, आप लोग दबा दीजिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी आतंकियों का भीषण हमला, 17 फौजियों का गला काटकर मार डाला। जी हां, गधे पर लेकर गए, लाश हो रही है थू थू। बता दें आज की अभी की बड़ी खबर, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू जिले के माली खेल इलाके में आत्मघाती बम विस्फोट और गोलीबारी में पाकिस्तानी सेना के 17 सैनिक मारे गए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी टीटीपी के सहयोगी हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने ली है। एचजीबी ने पाकिस्तानी सैनिकों के सिर भी काट दिए हैं, इसका वीडियो भी जारी कर दिया। वहीं पाकिस्तानी सैनिकों को हमले के बाद गाड़ी तक नहीं मिल सकी और उनको अपने साथियों की लाश गधे पर लाद कर ले जानी पड़ी। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें व्लादिमीर पुतिन जल्द आएंगे भारत, लेकिन क्या दिल्ली को रूसी राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने पर होना पड़ेगा मजबूर? ये आपका सवाल था दोस्तों, जिसका जवाब आप कभी देने जा रहे हैं। बता दें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया के कई हिस्सों में वांटेड व्यक्ति हैं, उनके ऊपर युद्ध अपराधी होने का आरोप है। हालांकि वो भारत को एक स्वाभाविक सहयोगी के रूप में देखते हैं और अब वो दिल्ली का दौरा करने वाले हैं। हालांकि उनकी यात्रा की तारीखें अभी तक तय नहीं हुई है, लेकिन क्रेमलिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने मंगलवार को नई दिल्ली में रशिया की सरकारी समाचार एजेंसी स्पुतनिक द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में वीडियो संबोधन के दौरान कहा कि हमने इस साल प्रधानमंत्री मोदी का 2 बार स्वागत किया और हमें उम्मीद है कि जल्द ही हम राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा की तारीखें तय कर लेंगे। पुतिन ने आखिरी बार 2021 में भारत रशिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत का दौरा किया था, तब से बहुत कुछ बदल गया है। 24 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया और राष्ट्रपति की आगामी यात्रा युद्ध के बाद पहली होगी। यूक्रेन में कथित युद्ध अपराधों के लिए पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, जिससे मार्च 2023 में जारी किया गया था। जी हाँ, अब ऐसे में क्या भारत को आईसीसी के आदेश का पालन करना होगा? क्या व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे तो मजबूरन भारत को उन्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा या फिर नहीं? आपको बता दें आईसीसी रोम संविधि नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत बनाया गया है, जिसे 124 देशों ने अनुमोदित किया था। हालांकि भारत आईसीसी का हिस्सा नहीं है और नई दिल्ली ने मुख्य समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए ये इसके सिद्धांतों से बंधा हुआ नहीं है। जी हाँ, भारत ने अतीत में ऐसे नेताओं की मेजबानी की है जिन्हें आईसीसी के खिलाफ कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। 2015 में तत्कालीन सूडानी राष्ट्रपति उमर हसन अल बशीर ने भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली का दौरा किया था। वो आईसीसी द्वारा डारफूर में नागरिक आबादी के खिलाफ जानबूझकर हमले करने के लिए अभियोग लगाए जाने वाले पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी हाँ, वहीं आपको बता दें भारतीय राजदूत ने सादा निशाना कहा, पड़ोसी किसी भी कीमत पर हमें सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं बनने देना चाहते। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विस्तार करने की मांग दोहराई है। उन्होंने ये भी कहा है कि सुरक्षा परिषद में बदलाव की रफ्तार बेहद धीमी है और भारत इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। भारतीय राजदूत ने कहा कि कई ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि यथास्थिति बरकरार रहे और खासकर वे अपने पड़ोसी देश को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने से रोकने के लिए कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार है। भारतीय राजदूत का ये बयान पाकिस्तान और चीन पर निशाना माना जा रहा है। जी हाँ, तो वहीं बता दें यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बोले ट्रंप उनके प्रशासन के साथ करीब से काम करने के लिए हैं तैयार। जी हाँ, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर पूरी दुनिया में चर्चाएं तेज हैं, खासकर ट्रंप प्रशासन की विदेश नीतियों को लेकर अधिकतर देशों में संशय की स्थिति है। इस बीच यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि भारत अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के साथ करीबी से जुड़ने को तैयार है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि हम अमेरिकी नागरिकों के चुनाव का सम्मान करते हैं, हम हर तरह की सरकार से बात करते हैं। मुझे लगता है कि भारत के साथ रिश्तों को अमेरिका में दोनों राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल है। हरीश ने ये बातें अमेरिकी चुनाव में ट्रंप की जीत और कमला हैरिस की हार को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि जब डोनाल्ड ट्रंप पहले कार्यकाल में थे तब भारत और अमेरिका के रिश्ते और सहयोग काफी करीबी थे। ट्रंप के पद संभालने के बाद हम उनके साथ करीबी से काम करने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, वही बता दें पाकिस्तान पर मेहरबान बांग्लादेश छात्रों के लिए खोल डाले ढाका यूनिवर्सिटी के दरवाजे। जी हाँ दोस्तों, भारत के लिए बहुत बड़े झटके की खबर बता दें, बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तानी छात्रों पर लगा बैन हटा दिया है। द्विपक्षीय शैक्षिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ढाका विश्वविद्यालय ने पाकिस्तानी छात्रों पर लगा प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया है। यूनिवर्सिटी की प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर साइमा हक के अनुसार अब पाकिस्तानी छात्रों को ढाका विश्वविद्यालय में दाखिला लेने की अनुमति होगी। साथ ही बांग्लादेशी छात्रों को भी पाकिस्तान में उच्च शिक्षा हासिल करने का मौका मिलेगा। एक्सप्रेस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तानी छात्रों पर
लगे प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया गया है। प्रोफेसर साइमा हक ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि यूनिवर्सिटी ने वाइस चांसलर प्रोफेसर नियाज अहमद खान कुछ जरूरी दस्तावेजों पर एक बार हस्ताक्षर कर दें, इसके बाद ये फैसला लागू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि वाइस चांसलर फिलहाल देश से बाहर हैं। तो वहीं बांग्लादेश की मीडिया आउटलेट के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों और शिक्षकों को फायदा पहुंचाने वाले स्कॉलरशिप और सेमिनार के आयोजन का प्रस्ताव दिया गया था। इसके बाद ये फैसला लिया गया है। साइमा हक ने बताया कि जब वाइस चांसलर ने इस प्रस्ताव को डीयू संघ के सामने रखा तो उन्होंने इसे सर्वसम्मति से मंजूर कर दिया। आपको बता दें कि एक दशक पहले ये बैन लगाया गया था। ढाका यूनिवर्सिटी ने करीब एक दशक पहले पाकिस्तान के साथ शैक्षणिक संबंधों पर बैन लगा दिया था। 14 दिसंबर 2015 को पाकिस्तानी छात्रों के लिए अपने दरवाजे बंद करते हुए पाकिस्तानी संस्थानों के साथ सभी संबंध खत्म कर दिए गए थे। ढाका यूनिवर्सिटी के तत्कालीन वाइस चांसलर प्रोफेसर AAMS आरिफिन सिद्दीकी की अध्यक्षता में डीयू संघ ने यह फैसला किया था। जी हाँ, अब यूनुस की सरकार में वो सारे फैसले लिए जा रहे हैं जो भारत के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। यानी कि दोस्तों एक तरीके से आप कह सकते हैं कि शेख हसीना के अपोजिट चलते नजर आ रहे हैं मोहम्मद यूनुस, और इन्होंने ठान लिया है कि वो भारत के उलट सारे फैसले लेंगे। जो फैसला भारत को नुकसान देगी वही फैसला लेंगे और पाकिस्तान के साथ निरंतर संबंध जोड़ते नजर आ रहे हैं यूनुस। अगर आप भी मानते हैं कि मालदीव की तरह ही बहुत बड़ा और तगड़ा झटका लगने वाला है यूनुस को, अगर आप माने तो यूनुस को कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला, बर्बादी होगी बांग्लादेश की। यूनुस का वैसे भी कुछ नहीं जा रहा, ये तो विदेश भाग जाएंगे आराम से, विदेश में जाकर फिर से रहने लगेंगे। बर्बादी तो बांग्लादेश और बांग्लादेश के लोगों की होगी। बहरहाल दोस्तों इस पर आपकी राय तो बनती है, लेकिन अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो सामने लाइक का बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों, हमें सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ बता दें अगली खबर, पाकिस्तान से टूटा चीन का मोह, चीनी नागरिकों पर हमलों के बाद CPEC के विकल्प की तलाश कर रहे हैं शी जिनपिंग। जी हां, चीन जल्द ही पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका दे सकता है। अपने नागरिकों पर लगातार हो रहे हमलों के बाद चीन का पाकिस्तान मोह टूटता नजर आ रहा है। चीन अफगानिस्तान के रास्ते ईरान से जोड़ने वाली अपनी महत्वाकांक्षी योजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के विकल्प की तलाश कर रहा है। CNN न्यूज 18 ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि चीन देश में चीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान से नाराज है। गौरतलब है कि बीते कुछ सालों में आतंकियों ने चीनी नागरिकों को लगातार निशाना बनाया है। चीनी अधिकारियों ने ग्वादन में CPEC में $65 बिलियन से जुड़े फंड और बजट में भ्रष्टाचार पर भी नाराजगी जताई है। वहीं बता दें तीसरे विश्व युद्ध की संभावना बढ़ गई है। रशिया की धमकी से टेंशन में अमेरिका यूक्रेन में अपना दूतावास कर दिया बंद। जी हाँ, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में तनाव तेजी से बढ़ रहा है। 2024 में भी रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध का कोई समाधान होता दिखाई नहीं दे रहा। अमेरिकी सरकार ने यूक्रेन के कीव स्थित अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। ये कदम 20 नवंबर को रशिया के संभावित बड़े हवाई हमलों की आशंका के चलते उठाया गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि रशिया जल्द ही यूक्रेन के कई प्रमुख शहरों पर हवाई और मिसाइल हमले कर सकता है। इसको देखते हुए अमेरिका ने अपने दूतावास के सभी कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी है। दूतावास ने यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को भी सतर्क रहने, हवाई हमले की चेतावनी के लिए तैयार रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की। अब अमेरिका ने दूतावास के कुछ प्रमुख कार्यों को अन्य सुरक्षित स्थानों से संचालित करने का निर्णय लिया है। अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी साफ कर दिया है कि रशिया की गतिविधियों और यूक्रेन में स्थिति के आधार पर दूतावास के संचालन में बदलाव हो सकता है। हाल ही में यूक्रेन ने रूस पर अटैक्स मिसाइलों से हमला किया। रशिया के अनुसार इस हमले में 6 मिसाइलें दागी गई, जिनमें से 5 को उनकी वायु रक्षा प्रणाली ने रोक लिया, जबकि एक मिसाइल औद्योगिक क्षेत्र में जाकर गिर गई। साथ ही साथ बता दें बहुत फेमस है आप। जी हाँ, जब जयशंकर जी से कहा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने, तो कैसा रहा प्रधानमंत्री मोदी का रिएक्शन आपको बता दें। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने विदेश मंत्री जयशंकर जी की जमकर तारीफ की। खास बात यह है कि उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके साथ खड़े थे। मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल PM G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद 3 देशों के अपनी यात्रा के अंतिम चरण में बुधवार को गुयाना पहुंच चुके हैं, जैसा कि हमने आपको शुरू में बता दिया। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि जयशंकर जी वाकई में बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो अपनी राय देना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से जुड़ी, जहां सीसा मऊ से करहल तक मच गया हंगामा, आरोपों की लग गई झड़ी। दोस्तों वोटिंग के बीच क्यों मचा बवाल, बता दें महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग जारी है। करहल, सुकुंदर की, सीसा मऊ, कटहरी, गाजियाबाद, खैर मजवा, मीरापुर, फूलपुर, ये यूपी की वो 9 सीटें हैं जहां उपचुनाव हो रहे हैं। ये वोटिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए नाग की लड़ाई मानी जा रही है। वोटिंग को लेकर तनातनी भी देखी जा रही है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि प्रशासन जानबूझकर वोटिंग को रोक रहा है। इसके जवाब में बीजेपी से हार से पहले की हताशा बता रही है। मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर उस वक्त तनाव बढ़ गया जब समाजवादी
पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान ने चुनाव रद्द करने की मांग की। एसपी प्रत्याशी ने मांग रखी है कि आगे फिर चुनाव अर्धसैनिक बलों के साथ करवाया जाए। ज्यादातर उन सीटों पर हंगामे या तनाव की खबरें उत्तर प्रदेश में आ रही है जो मुस्लिम वोटर बाहुल्य हैं। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में हंगामा हुआ है। मतदान केंद्रों पर भीड़ अधिक होने के कारण पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। मुरादाबाद से एक वीडियो भी आया जहां पुलिस बैरिकेडिंग के खिलाफ लोगों ने विरोध किया। ये मुस्लिम बहुल इलाके का वीडियो था दोस्तों। वहीं आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है। झारखंड महाराष्ट्र वोटिंग के बीच कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाया है। कह दिया है कि एग्जिट पोल में उनकी पार्टी का कोई भी नेता हिस्सा नहीं लेगा। जी हां, इस चुनावी हलचल के बीच न्यूज एजेंसी ANI ने कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खुलासा करते हुए कहा है कि पार्टी आज होने वाले एग्जिट पोल के प्रसारण में हिस्सा नहीं लेगी। कांग्रेस पार्टी ने मतदान की गतिविधियों के समापन के बाद आज के एग्जिट पोल प्रसारण से जुड़ने का फैसला नहीं किया है। वहीं दोस्तों, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली खबर में दोस्तों। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से। यहाँ तक बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।